अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल। आज नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा के पानियों से आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। मुझे आज नियाग्रा आना पड़ा, मेरे एक अजीज़ पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनके साथ यहाँ आया। व्लॉग नहीं करने का टाइम था, नहीं करना चाहता था, लेकिन एक खबर इस्लामाबाद से ऐसी गर्मा गर्म आ गई है कि मैंने कहा ये खबर आप तक ज़रूर पहुँचाई जाए, क्योंकि हमारा वादा है कि हम बिला तफरीक सबकी खबर लेंगे और आप तक पहुँचाएँगे बगैर किसी कतौ बुरीद के। खबर ये है कि आपने ये 2 दिन पहले ये तो हमारी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसका एलामिया तो आपने सुन लिया होगा, देख भी लिया होगा, उस पर बहस भी बहुत हो चुकी, जिसमें उन्होंने कहा, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, कि हमारा सियासत से, सियासी अमल से और इंतखाबी अमल से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अमली तौर पर क्या हो रहा है उसकी एक हल्की सी झलक आपकी खिदमत में पेश करते हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब 8 फरवरी के इलेक्शन में बलूचिस्तान असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 28 फरवरी को जारी कर दिया। हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे कि 7 सेनेटर्स मुख्तलिफ असेंबलियों के, कौमी और सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात में कामयाब हुए 8 फरवरी को, और वो इस वक्त सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आप सादिक संजरानी साहब का नाम देख सकते हैं। बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि सादिक संजरानी साहब इस उम्मीद पर बलूचिस्तान असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए थे कि वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बनना चाहते थे, लेकिन वहाँ उनसे बड़ा एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हरकारा हमारे साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब पहुंच चुके थे और वो भी मुंतखब हो गए मेंबर बलूचिस्तान असेंबली। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों की नज़र में शायद वो उनके ज्यादा वफादार हैं, इसलिए उन्होंने सरफराज बुगटी साहब को पीपल्स पार्टी पहले ज्वाइन कराई और उसके बाद उन्हें बिला मुकाबला वहां से बलूचिस्तान असेंबली से बलूचिस्तान का वज़ीर आला मुंतखब कर लिया गया। सादिक संजरानी साहब का ये ख्वाब टूटा और उसके बाद सादिक संजरानी साहब ने ये सोचा कि शायद मैंने बलूचिस्तान असेंबली की मेंबरशिप लेके गलती की, मुझे सेनेट में ही रहना चाहिए। अब वो इस वक्त बजिद है कि मैं सेनेट में रहूंगा और सेनेट का बतौर चेयरमैन सेनेट, अगले चेयरमैन सेनेट के मुंतखब होने तक सिलसिला इसी तरह मैं यहाँ इस कुर्सी पर कायम रहूँगा। और उनकी ख्वाहिश ये भी है कि मुझे दोबारा जो अब सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें दोबारा सेनेटरशिप मिल जाए मुझे अगले 6 साल के लिए। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दोबारा मेरे सर पे हाथ रखे और मैं दोबारा इसी तरह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का खिदमतगार बनूँ और मैं दोबारा चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाऊं, ये उनकी ख्वाहिश है। लेकिन इस ख्वाहिश के रास्ते में पत्थर बहुत सारे आ रहे हैं। कल गुज़श्ता रोज, हालांकि वो ये फरमा रहे हैं गुज़श्ता जितने दिनों से, जब से वो कायदे कानून के मुताबिक, हमारा इलेक्शन रूल्स जो कहते हैं उसके मुताबिक, जब एक बंदा किसी एक से दूसरे हाउस का मुंतखब हो जाता है, द मोमेंट दैट पर्सन गॉट सिलेक्टेड फॉर अनदर असेंबली, वो अपने पिछले सिटिंग असेंबली में जिसमें वो बैठा होता है, हाउस में, चाहे वो सेनेट हो, कौमी असेंबली हो, सेनेट हो, जिसमें वो बैठा होता है, वहाँ का वो मेंबर नहीं रहता। ये हमारे इलेक्शन रूल्स कहते हैं कि आप मेंबर नहीं रहते जो ही आप मुंतखब होते हैं, क्योंकि जब आप इलेक्शन एक हाउस में रहते हुए दूसरे हाउस के लिए आप अपने इलेक्शन में जाते हैं, इसका मतलब है आपने डिसइंटरेस्ट शो कर दिया है कि आप इस हाउस में नहीं रहना चाहते और आप दूसरा इंतखाब लड़के दूसरे हाउस में जाना चाहते हैं, चाहे वो सूबाई असेंबली है, कौमी असेंबली है या सेनेट है। सादिक संजरानी साहब बतौर सेनेट उन्होंने इलेक्शन लड़ा, बाकियों ने भी लड़ा। जिस दिन उनका नोटिफिकेशन हो गया कि वो इलेक्ट हो गए हैं, वो अगले हाउस के तो मेंबर बन गए बलूचिस्तान असेंबली के, लेकिन उस दिन वो सेनेट के मेंबर नहीं रहे। लेकिन चेयरमैन सेनेट, क्योंकि उनके सर पे हाथ है उनका, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों का, जिनका दावा यह है कि हमारा सियासत से और इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें कोई सरोकार नहीं है, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी देखें क्या है कि उन्होंने सादिक संजरानी साहब के सर पे हाथ रखा हुआ है। सादिक संजरानी साहब 8 फरवरी के इलेक्शन का नोटिफिकेशन होने के बावजूद अभी तक वो चेयरमैन सेनेट के तौर पर काम कर रहे हैं। सेनेट का जितना सेटअप है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, सेनेट का ऑफिस इस्तेमाल कर रहे हैं, सेनेट के अपनी हैसियत इस्तेमाल कर रहे हैं, वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टाफ को यूज़ कर रहे हैं। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को बुलाया और अपनी एक और ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि कल सेनेट के इजलास में एक रेजोल्यूशन पास की जाए जिसमें अमेंड किया जाए सेनेट रूल्स को और मुझे बतौर चेयरमैन सेनेट, नए चेयरमैन सेनेट के मुंतखब होने तक काम करने की इजाज़त दी जाए। वो अपने ओहदे में तोसी चाहते हैं। अब ये तोसी का ऐसा बुरा रवाज हमारे यहाँ पड़ गया है कि हमारे यहाँ मिलिट्री आर्मी चीफ जो है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हेड सरबराह, वो भी एक्सटेंशन चाहता है। हमारे यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी तोसी चाहता है। हमारे यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी तोसी चाहता है। हमारे यहाँ शहबाज शरीफ साहब, चाहे वो एक मांगे की हुकूमत में है, वो भी तोसी चाहते हैं। हर बंदा यहाँ तोसी दर तोसी चाहता है। तक मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा वज़ीर आज़म बनने के बावजूद उनकी ये सियासी भूख खत्म नहीं हुई, वो चौथी दफा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना चाहते हैं। ये भूख इस हद तक बढ़ चुकी है। आज जुमरात वाले दिन उन्होंने एक इजलास बुलाया सादिक संजरानी साहब ने, और उस इजलास को बाद अज़ां पूछने पे उन्होंने बताया कि यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास था। उसमें पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स भी थे, मुस्लिम लीग नून के भी थे, पीटीआई के भी थे और जमात इस्लामी के भी थे, अवामी नेशनल पार्टी के भी थे और नेशनल पार्टी के भी थे। जेयूआई के सेनेटर्स वहाँ इस मीटिंग में शरीक नहीं हुए। वहाँ बाकायदा 2 ग्रुप बन गए। सादिक संजरानी साहब जो इसे चेयर कर रहे थे इस मीटिंग को, उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं सेनेट रूल्स, उन्होंने रूल्स का हवाला भी दिया, रूल 9 का हवाला शायद दिया, कि उसमें मैं तरमीम चाहता हूँ। और सेनेट रूल की तरमीम ये है कि मौजूदा चेयरमैन जो है नए चेयरमैन के मुंतखब होने तक अपना काम जारी रख सकता है, बेशक वो किसी और हाउस का मेंबर हो।
اب یہ قرارداد کل جمعے والے دن، اور جمعے والے دن آخری اس سینٹ کا آخری اس سیشن کا آخری اجلاس آخری دن ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے یہ ایک ریزولوشن پاس کی جائے اور اس کے بعد امینڈ کیا جائے رولز کو، سینٹ رولز کو امینڈ کیا جائے، اور مجھے یہ سلسلہ جاری رکھنے دیا جائے۔ نئے چیئرمین اگلے مہینے شاید اپریل کے پہلے دوسرے تیسرے ہفتے میں ہوگا، اس وقت تک میں بطور چیئرمین سینٹ کام کروں۔ وہاں سلیم مانوی والا جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور آپ یہ بتائیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے کیوں ہیں، آپ تو سینیٹر ہی نہیں ہیں، آپ کس حیثیت میں یہ میٹنگ چیئر کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ میں بطور چیئرمین سینٹ نہیں کر رہا، میں یہاں سینیٹر ہوں، اور اس وقت میں تو سیشن کو بھی نہیں رن کر رہا، سیشن تو ڈپٹی چیئرمین سینٹ علی افریدی صاحب کر رہے ہیں، میں اسی وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ میٹنگ تو کال کر سکتا ہوں۔ سلیم مانوی والا نے کہا آپ کا یہاں بطور سینیٹر اسلام آباد میں موجود ہونا، آپ کا سینٹ میں موجود ہونا، سینٹ کے ہاؤس کو استعمال کرنا، سینٹ کے ریسورسز کو استعمال کرنا، سینٹ کی گاڑیاں استعمال کرنا، سینٹ کے سٹاف کو استعمال کرنا، سینٹ کی ٹیلی فون لائنز کو استعمال کرنا، اور یہاں آپ اس حد تک آپ آگے بڑھ چکے ہیں دیدہ دلیری میں کہ آپ گزشتہ روز ایک ڈپلومیٹ کے ساتھ آپ نے ایک آفیشیل میٹنگ بھی کی ہے یہاں سینٹ کی بلڈنگ میں، یہ بھی آپ غیر قانونی کر رہے ہیں، اس میٹنگ کو بھی آپ چیئر کر کے غیر قانونی کر رہے ہیں، آپ کا یہاں بیٹھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ بلوچستان اسمبلی کے ممبر منتخب ہو چکے ہیں، آپ برائے مہربانی وہاں جائیں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں سلیم مانوی والا نے یہاں بھی کہا، انہوں نے کہا جی کہ آپ بطور چیئرمین سینٹ اپنا جو ایکسٹینشن چاہتے ہیں، توسیع چاہتے ہیں، معاملے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، یہ آپ خود چاہتے ہیں یا آپ کسی اور کے کہنے پہ کہنا چاہتے ہیں یا کوئی اور ہے آپ کے پیچھے؟ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، میں خود چاہتا ہوں، میں سینٹ کی بہتری کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں۔ سلیم مانوی والا نے کہا اگر آپ کے پیچھے وہ ہیں، وہ کا مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھا، چیف آف آرمی سٹاف تھے جنہیں سیاسی اور انتخابی عمل سے کوئی دلچسپی نہیں ان کے دعوے کے مطابق، اگر وہ ہیں تو انہیں بھی بتا دیں وہ غلط کر رہے ہیں، اگر آپ ہیں تو آپ بھی غلط کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک سینٹ کی بہتری کی بات ہے، آپ خدا را جس ہاؤس کے ممبر منتخب ہو چکے ہیں قاعدے قانون کے مطابق وہاں جا کے بیٹھے، یہاں پیچھے ہمارے پاس ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں، ہم اتنے سینیٹرز موجود ہیں، ہم اپنے قاعدے قانون کے مطابق سینٹ رولز کے مطابق اپنا سینٹ چلا لیں گے۔ یہ کہہ کے احتجاجاً سلیم مانوی والا اس میٹنگ سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ اعظم نذیر تارڑ جو صادق سنجرانی صاحب کی سائڈ پہ تھے اور شاید اس وقت گورنمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ پہ ہیں، وہ انہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب جو مسلم لیگ نون کے ہیں، وہ سلیم مانوی والا صاحب کو منانے کے لیے ان کے پیچھے گئے، لیکن وہ بے سود رہا۔ ادھر آپ آتے ہیں کہ اس پارٹی کے اندر یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی ساری یہ چاہتی ہے، پیپلز پارٹی کے اندر بھی دو گروپ بن چکے ہیں، ایک جو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے مطابق صادق سنجرانی صاحب کو توسیع دینا چاہتے ہیں، ایک جو سلیم مانوی والا کی سوچ کے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ہمارے اس فیصلوں میں اور ہمارے معاملات میں ختم ہو جانا چاہیے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سینٹ اور تمام ہاؤسز قاعدے اور قانون کے مطابق چلانے چاہیے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں یہ رولز امینڈ کرنے کی اور توسیع دینے کی، جب ڈپٹی چیئرمین سینٹ موجود ہیں اور وہ ہاؤس چلا بھی رہے ہیں اور سلسلہ سارا چل رہا ہے اور نئے الیکشن بھی ہو جائیں گے سینٹ کے، لیکن یہ سب کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ صرف ہمارے پنڈی والے حکام کو خوش کرنے کے لیے سلیم مانوی والا یہ چاہتے ہیں۔ رضا ربانی صاحب جن پہ بڑا بھرم تھا، لوگ کہتے تھے جی وہ سول سپریمیسی کے حوالے سے اور سول بالادستی کے حوالے سے کہ بہت بڑے چیمپئن ہیں، وہ بھی کل ایکسپوز ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ قاعدے قانون میں اجازت ہے، وہ کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ پھر شیری رحمان جن کا بڑا نام ہے جی سول سپریمیسی کے حوالے سے، ساری زندگی اخبارات میں لکھتی رہی ہیں، میگزین میں لکھتی رہی ہیں اور دعویٰ یہ کرتی رہی ہیں کہ وہ سول سپریمیسی اور سول بالادستی کی قائل ہیں، وہ بھی کل صادق سنجرانی صاحب کی سائڈ پہ تھی۔ رضا ربانی صاحب بھی صادق سنجرانی صاحب کی سائڈ پہ تھے۔ پیپلز پارٹی کے تیسرے جو شریک تھے اس میٹنگ میں، وہ صرف سلیم مانوی والا تھے اور وہ مخالف تھے۔ چوتھے ایک اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر وہاں موجود تھے، شہادت اوان صاحب، وہ بھی سلیم مانوی والی سائڈ پہ تھے اور وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے توسیع کی، ان کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رول ترمیم کرنے کی، ہم جو الیکٹڈ ہیں ہم وہ کریں گے، کیونکہ یہ ان کے خیال میں یہ پنڈی والے یہ چاہتے ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب کو شاید وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ چیئرمین سینٹ بھی منتخب کر لیا جائے، حالانکہ پیپلز پارٹی والے یوسف رضا گیلانی اور اپنے کینڈیڈیٹ لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن نمبرز کی گیم ہے، نمبرز کی جمع تفریق ہو رہی ہوگی۔ وہاں مشتاق احمد جو جماعت اسلامی کے ہیں، انہوں نے کھل کے بات کی، انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے کہا یہ سارے سول سپریمیسی کا ڈرامہ رچاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب بات آئے تو سارے پنڈی کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کا قبلہ و کعبہ پنڈی ہے۔ جماعت اسلامی کے مشتاق احمد صاحب نے کھل کے اس کی مخالفت کی۔ وہاں پی ٹی آئی کے علی ظفر صاحب کا موقف انتہائی کمزور رہا، حالانکہ انہیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا بطور اپوزیشن کہ انہوں نے کہا کہ اگر قاعدے قانون میں اجازت ہے تو یہ کر لینا چاہیے، ہونا چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ وہ علی ظفر صاحب بڑے ایک سادہ سے ایک کوئی اتنے زور سے بات نہیں کر رہے تھے، البتہ پی ٹی آئی کے ایک اور سینیٹر سیف اللہ ابڑو وہاں موجود تھے، انہوں نے کھل کر اس کی مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، یہ غیر قانونی ہے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اے این پی کے ہدایت اللہ تھے سینیٹر، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی، البتہ وہاں خاموش رہے مسلم لیگ کاف کے کامل علی آغا، اور آپ کو پتہ ہے خاموشی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح، جس طرح پروین شاکر نے کہا ہے ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا،
खामोशी भी तो हुई पुष्ट पनाही की तरह। तो कामल अली आगा जो खामोश थे और ताहिर बजंजो जो नेशनल पार्टी के खामोश थे, ये दोनों सादक संदरानी साहब की और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पुष्ट पनाही कर रहे थे इस सारे मामले में, इस सारे ड्रामे में। अब वहाँ जब ये बात हुई तो उनसे वाकआउट सलीम मांडवी वाला जब वाकआउट कर गए, बाद जहाँ पीपल्स पार्टी वाले लोगों से वहाँ पूछा गया कि आपका मौक़िफ़, ये पार्टी के अंदर दो रिफ्ट हो चुकी है और आप ये चाहते हैं, लेकिन उनका मौक़िफ़ कमज़ोर था वहाँ रज़ा रब्बानी साहब का भी और शरीर रहमान साहबा का भी। अब सूरत हाल ये है कि ये सादक संदरानी साहब किस हैसियत में डिप्लोमेट से मिल रहे हैं, सादक संदरानी साहब किस हैसियत में वहाँ ये सारा सिलसिला चलाए बैठे हैं, लेकिन उनको कोई रोकने वाला नहीं। शायद उन्हें कहीं से सरपरस्ती हासिल है। कायदे कानून के मुताबिक 6 सीटों का इलेक्शन 14 को इलेक्शन कमीशन ने भी यहाँ ड्रामा किया है कि इलेक्शन कमीशन खुद नोटिफिकेशन करता है कि ये 7 सेनेटर 8 फरवरी के इलेक्शन में अपने मुख्तलिफ हाउसेज़ के सूबाई असम्बलियों को, कौमी असम्बलियों के मेम्बरान बन चुके हैं। आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और जिसमें आपने 7 लोगों के नाम दे दिया, जिसमें चौथे नंबर पर सादक संदरानी साहब का है। लेकिन जब इन 7 खाली होने वाली सीटों पर आप इलेक्शन अनाउंस करते हैं कि 14 मार्च को इलेक्शन होगा, उसमें आप 6 का अनाउंस करते हैं, 7वें का नहीं करते, उसमें से आप सादक संदरानी को गायब कर देते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी यहाँ क्लियर कट गैर कानूनी काम कर रहा है। चेयरमैन सैनेट सादक संदरानी साहब भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं और वो एक गैर कानूनी करारदाद पास करा के एक गैर कानूनी सैनेट रूल्स में अमेंडमेंट चाहते हैं और ये जुमे वाले दिन चाहते हैं। अब देखते हैं कि आज जुमे वाले दिन सैनेट में क्या होता है। ये इस सेशन का, इस हाउस का आखिरी सेशन का आखिरी दिन है, लेकिन गैर कानूनी जो है, गैर कानूनी काम इस हद तक चल रहे हैं। दूसरी तरफ सैनेट में कल बड़ी ज़बरदस्त तकारीर हुई और जिस तरह बताया आपको कि जमात इस्लामी वाले मुश्ताक साहब, उन्होंने खुलकर सिविल सुप्रीमेसी भी बात की और उन्होंने कहा कि ये जान लें लोग कि जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनी का ख़ात्मा हो, वो ये जान लें कि सियासी गैर यकीनी का ख़ात्मा उस वक्त होगा और माशी तरक्की उस वक्त होगी जब यहाँ सिविल सुप्रीमेसी होगी, सिविल बालादस्ती कायम होगी। और उन्होंने दावत दी कि दिस इज़ द टाइम, कि ये टाइम है कि इस वक्त सिविल बालादस्ती के हवाले से अगर दावा है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो हमें सर जोड़कर मिल के बैठ जाना चाहिए और सिविल सुप्रीमेसी का ये जो डोल डाला हुआ है हमने या किसी और ने, इसे किसी हतमी मंतकी अंजाम तक पहुंचा देना चाहिए। अगर आज सर जोड़ के हम नहीं बैठेंगे तो फिर शायद बहुत तवील अरसे तक हम इसी तरह सिविल बालादस्ती की सिर्फ बात कर सकेंगे, अमली तौर पर हम कुछ अचीव नहीं कर सकेंगे। मुश्ताक अहमद साहब ने ये तजवीज़ पेश की कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिविल बालादस्ती को बुनियाद बनाकर मुज़ाकरात करने चाहिए। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबड़ू ने कहा कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं तमाम पार्टियों के साथ, बशमूल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन हमें सिर्फ एक गारंटी दी जाए कि आप हमारी मखसूस नशिस्तें वापस दें, आप हमारी छीनी हुई नशिस्तें वापस देंगे। मैं अपनी पार्टी PTI की तरफ से गारंटी देता हूँ कि हम सिविल सुप्रीमेसी की मामले को बुनियाद बना के इस एक नुक्ते पे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये क्या मजाक है कि इस इलेक्शन में जिन पार्टियों ने 7 सीटें जीती हैं एक असम्बली में, उनको मखसूस नशिस्तें 9 दी जा रही हैं। ये तनासब ना तो पाकिस्तान में कभी दुनिया ने देखा, ना दुनिया में कहीं हुआ। इससे बड़ा लतीफ़ा और क्या हो सकता है। और फिर आखिर में उस लतीफ़े का जिक्र जिसका जमात इस्लामी के मुश्ताक साहब ने किया, उन्होंने कहा कि ये इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा ये है जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान के सियासी और इंतखाबी अमल से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। इस सदी के सबसे बड़े लतीफ़े के साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत जल्द एक और विला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।